हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है। दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। मुंबई पवनाभिमुखी ढाल पर स्थित एक तटीय प्रदेश है, इसीलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। दोस्तों किसी पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो एरिया कहलाता है। पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं और इनके संघनन से इस भाग में भारी वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम धारा का। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कश्मीर में लेह है। दोस्तों भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उनकी पहुंच से दूर रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती हैं। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती हैं। भारत में मानसूनी पवनें सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब और तमिलनाडु। दोस्तों भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून लौटने मानसून से तमिलनाडु तट 65 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सागर तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब व हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियाँ। दोस्तों भारत में रेगुर सॉइल्स का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में विस्तारित हैं। सागौन तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खरीफ। दोस्तों वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी काजू एवं कसावा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय में पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून का निवर्तन से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इस चक्रवात से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 127। दोस्तों, कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन है, जबकि मुख्य 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेश हैं। इसका प्रमुख आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्लीय मिट्टी। दोस्तों, चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इसकी कृषि के लिए गहरी, सुपरवाहित, अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहांश एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियां अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों, पलाश, जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। दोस्तों, पलाश का जो पुष्प है उसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राल, रेजिन प्राप्त होता है। दोस्तों, कह रहे हैं राल किससे प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव्य है, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोड़धारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क भाग है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर, राजस्थान। दोस्तों, भारत का सबसे शुष्क भाग है जैसलमेर। दोस्तों, भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहां मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थल समीर के कारण। दोस्तों, स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है, अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इसीलिए तटीय क्षेत्रों के निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघालय। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होती है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी से। दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपास की काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी में तीव्र जलधारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य हैं? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने के समय अलग अलग हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, मैपल आदि। तो दोस्तों, ये थे जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NCERT की बुक से लिए गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहाँ पर सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, और आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी बताएं, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात हुई एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।